नमस्कार, योर मनी के पास है आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स का रोड मैप। शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म, इंश्योरेंस या फिर क्रेडिट कार्ड या लोन की उलझन, योर मनी है आपका इकलौता फाइनेंशियल गाइड। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं अब तक की सुर्खियां। चाइनीज फीवर में तबाह बाजार, सेंसेक्स 550 पॉइंट टूटकर 26,000 के नीचे, निफ्टी ने भी तोड़ा 7,800 का अहम स्तर। बीसीसीआई को आरटीआई में लाने की सिफारिश, लोढ़ा कमेटी ने सट्टेबाजी को भी वैध बनाने का दिया सुझाव। बजट की तैयारियां शुरू, वित्त मंत्री मिले मजदूर और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से, कृषि संगठनों ने की खेती की लागत घटाने की मांग। नैस्कॉम ने फेसबुक के फ्री बेसिक्स को बताया नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ, लेकिन अलग अलग कीमतों का फैसला ट्राई पर छोड़ा। दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा डीजल गाड़ियों पर रोक के खिलाफ ऑटो कंपनियों ने कसी कमर, कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। तीसरे दिन भी आतंकवादियों पर काबू पाने में नाकाम सुरक्षा बल, पठानकोट एयरबेस में मुठभेड़ जारी, अब तक 5 आतंकवादी मारे गए। और चलिए आपको बताते हैं क्या है खास आज शो में। बंगला गाड़ी के लिए कैसी है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या है सही इंश्योरेंस और गलत इंश्योरेंस? म्यूचुअल फंड से होगी बम्पर कमाई या प्रॉपर्टी से बनेगा पैसा? तो इन तमाम मुद्दों पे आज योर मनी करेगा फोकस, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। आज हमारा फोकस होगा आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और हमारे पहले दर्शक राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजीव, कहां से बोल रहे हैं आप और बताइए क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ पावर प्लांट में, WBPDCL वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ओके, हाँ जी, बताइए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक आपने कैसे की है और योर मनी के जरिए आप क्या सहायता चाहते हैं? मेरा पहला एक प्रश्न है, मुझे जो जीवनानंद पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है ना, हाँ, उसके बारे में पूछना था। उसमें कोई फायदा है क्या, उसका बंद कर दूं? ठीक है, तो आप ईयरली 15,000 का प्रीमियम इस पॉलिसी के लिए भर रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है राजीव? आज हमारा पूरा जो फोकस आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर होगा, यानी आपके लक्ष्य क्या हैं और आपने अब तक का निवेश कहाँ कहाँ किया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ELS जो होता है ना जी, उसमें 2,000 रुपए का SIP है, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन टैक्स सेविंग जो है उसमें 1,000 का, और एक यूलिफ है बिरला सन लाइफ फ्रीडम 50, ठीक है 50 का, उसमें भी 1,000 का है। और PPF जो होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें 3,000 रुपए करके देते हैं उसमें हर महीने। ठीक है, साथ में आपके पास और मेरा कंपनी का प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें भी 3,000 रुपये डालते हैं। ठीक है, कुछ अपने लक्ष्यों के बारे में बताइए। आपके पास मेरे ख्याल से मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म का गोल आपने निर्धारित किया हुआ है राजीव, क्या गोल्स हैं ये? मुझे ELS टैक्स सेविंग्स भी चाहिए मुझे, और मेरा बच्चा का पढ़ाई के लिए मैंने जो पर्पस जमा करना गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, साथ ही घर भी खरीदना चाहते हैं, डाउन पेमेंट के लिए कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ बताएंगे रकम के बारे में? मैंने बताया उसमें 10 लाख रुपए चाहिए आपको 5 साल में, और साथ ही जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको लगभग 20 लाख रुपए चाहिए 17 साल के बाद। चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। और हर्ष, जैसे कि आप भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे पोर्टफोलियो देखकर कि जो लक्ष्य रखा है इन्होंने अपने लिए, उसके लिए निवेश पर्याप्त नहीं है, और लॉन्ग टर्म का गोल तो हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन जो फिलहाल गाड़ी और घर का डाउन पेमेंट है जिसके लिए इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए, क्या रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए उसके लिए? वेल कविता, अगर हम देखें इनके सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम इन्हें 3 कैटेगरी में ब्रेकअप करते हैं। एक है जो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश कर रहे हैं, ये लगभग 1,500 रुपए महीने के हिसाब से आता है, अगर हम पर मंथ का डिवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में 4,000 रुपए हर महीने का जा रहा है, और बाकी PF और GPF दोनों मिला के 5,000 रुपए हो रहे हैं जी। अगर राजीव, अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म की जो आपकी रिक्वायरमेंट है 5 साल के अंदर का जो रिक्वायरमेंट है,
उसमें जो 10 लाख रुपए चाहिए वो ये निवेश से पूरे डेफिनेटली नहीं होंगे। आपको एक तरीका है कि आप जो भी निवेश आज की तारीख में कर रहे हैं वो आप 5 साल बाद विड्रॉ कर लें, जितना जमा होता है, जो भी कॉर्पस बनता है, क्योंकि आपकी ELSS स्कीम्स में निवेश हो रहा है, सो आपका लॉक इन पीरियड भी एप्लीकेबल होगा, सो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये कब से निवेश कर रहे हैं इसमें? राजीव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने एक साल से शुरू किया है मैंने। ये सभी स्कीम्स में आपने एक साल? नहीं, सभी स्कीम नहीं है, ELS जो यह है ना, वो एक ही साल से शुरू किया है। ठीक है। अब 5 साल का गोल, जैसे कि आपने सुना, हर्ष ने बताया कि वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। अपने निवेश को अगर आप बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा पाएंगे राजीव? अभी 2000 रुपया बढ़ा सकते हैं। और 2000 रुपए आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है हर्ष, तो 5 साल का गोल तो मेरे ख्याल से फिर भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो 5 इयर्स का गोल है वो डेफिनेटली मुश्किल है पूरा होना। इनके लिए एक ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, कि आप इन्वेस्ट करते रहिए, जितना आपके लिक्विडेबल है 5 साल बाद उतना आप लिक्विडेट कर लीजिए। और बाकी का जो डिफरेंस है वो आपको कोई और ऑल्टरनेटिव तरीके से उसे पूरा करना होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर डाउन पेमेंट की बात करें, मतलब बाकी का हिस्सा वो लोन पे एनीवेज लेने वाले हैं। सो और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, या कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से अगर ये टेम्परेरी बोरो कर सके, या एम्प्लॉयर से बोरो कर सके, गवर्नमेंट भी लोन देती है। ये राजीव आपके तरीका है कि शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उनके लिए ठीक है, आप जो निवेश कर रहे हैं वो करते रहिए, जितना लिक्विडेट हो सकता है उस समय कर लीजिएगा, बाकी का आपको कोई और ऑल्टरनेटिव चुनना होगा। लेकिन 20 लाख का गोल इनका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है 17 साल में। एब्सोल्युटली, यहाँ पे गुड न्यूज है मतलब राजीव के लिए। और एक चीज है कि हमने अगर देखें कि 5 साल के बाद जितना विड्रॉ हो सकता है, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 12 साल बचते हैं। सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स अगर आप 12 ईयर्स का भी अगर हम एक्सपोलेट करें तो 12 ईयर्स में भी आपका वो कॉर्पस पूरा होता है। तो आपके जो हायर एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है आपके चाइल्ड के लिए, वो आपका पूरा हो जाएगा। अगर हम पोर्टफोलियो पे नजर डालें, जैसे हमने कहा कि 3 प्रोडक्ट्स में इन्होंने निवेश कर रखा है, जो एसेट एलोकेशन है राजीव, वो 60% आपका जो है वो डेट की तरफ है और 40% आज की तारीख में इक्विटीज में जा रहा है। सो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप ये एसेट एलोकेशन को थोड़ा चेंज करें, आप उसे इक्विटीज में थोड़ा ज्यादा बढ़ाएं और डेट को थोड़ा कम करें। यहाँ पे फंड्स के लिहाज से मैं चाहूंगी कि आप उन्हें समझाएं कि किस फंड में से उन्हें निकल जाना चाहिए और कहां उन्हें निवेश करना चाहिए, बिकॉज अमूमन दर्शक इक्विटी और डेट जैसे शब्दों में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, तो हम अगर स्टेप वाइज प्रोसीजर बताएं तो पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि आपका पीपीएफ में जो निवेश हो रहा है, जीपीएफ में तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी में से कट के गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जा ही रहा है, पीपीएफ में आप जो वॉलंटरी कर रहे हैं उसे आपको बंद करना होगा। हालांकि पीपीएफ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उसे बंद करते हैं तो आपको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का आपको एक मौका मिलता है। तो पीपीएफ का आपका 2000 रुपए जो है वो आप बंद करिए, और आपके जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें आपका अभी 6000 रुपए हो जाएगा। 4000 जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं प्लस 2000 जो भी हम ऐड करते हैं। फंड सही है इनके? जी हाँ, तो हम एक चीज सिर्फ करेंगे कि आज की तारीख में इन्होंने 3 फंड में निवेश कर रखा है, और 2 है टैक्स सेविंग पर्पस के लिए और 1 है सेक्टर फंड। तो हम आपके जो अभी 6000 करेंगे उसे हम इस प्रकार डिवाइड कर देंगे। फार्मा फंड मैं आपके लिए सुझाव दूंगा कि आप एक बार कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आप पावर सेक्टर में काम करते हैं। फार्मा आई एम रीजनेबली श्योर कि आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो आप अपने जो 6000 रुपए है वो इस प्रकार निवेश करिएगा। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको उसमें टैक्स बेनिफिट चाहिए। फ्रैंकलिन इंडिया ELSS जो टैक्स शील्ड्स का स्कीम है उसमें भी आप कंटिन्यू करिए जैसे आप कर रहे हैं, और 3000 रुपए जो है वो ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड में निवेश करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार आपके पास एक लार्ज कैप इक्विटी फंड होगा, और बाकी जो 2 हैं वो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं आपके पास। तो इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आगे जाते हुए वे इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश करने के इंटेंशन से कोई भी पॉलिसी खरीदिएगा मत। तो फिलहाल जीवन आनंद में क्या करना चाहिए? वेल, आज की तारीख में कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं है। वो उसे डेट एलोकेशन की तरफ हमने उसे ऑलरेडी मार्क कर दिया है। सो जीवन आनंद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आगे जाते हुए कोई भी पॉलिसी जो है वो आप सिर्फ लाइफ कवर के तौर पे खरीदिए। आपने टर्म प्लान ले रखा है तो वही एक पर्पस है लाइफ इंश्योरेंस कवर का। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास और ऑप्शंस रहेंगे। फिलहाल जो आपने निवेश कर रखा है बिरला सन लाइफ की यूनिट लिंक पॉलिसी है, जिसमें 1000 रुपए महीने जा रहे हैं, और 15000 रुपए जो आप जीवन आनंद में भर रहे हैं, ये दोनों कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, तो राजीव जी आपके लिए मैं सम अप कर देती हूं एक बार फिर से। आपको पीपीएफ में अपना निवेश बंद करना होगा, जीपीएफ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी एसआईपी जो आपको 2000 रुपए बढ़ानी है, और उसे आप जो बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में उसके मद्देनजर करने हैं वो ये है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप अपनी जो निवेश कर रहे हैं 2000 का उसको करते रहिए। फ्रैंकलिन इंडिया
टैक्स शील्ड में 1000 रुपए डालिए और उसके बाद ICICI फोकस ब्लू चिप फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है, इसमें आपको 3000 रुपए राजीव जी डालने हैं। और अभी फिलहाल जिस इंश्योरेंस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आगे से इंश्योरेंस में निवेश मत कीजिए क्योंकि वहां आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा। साथ ही टर्म प्लान आपने लिया हुआ है, आगे चल के अगर आपकी आय बढ़ेगी तो अपना कवर भी आप बढ़ा सकते हैं। राजीव, कोई सवाल आपका और है? थैंक यू। नहीं, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन हर्ष, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे काबिले तारीफ भी लगती है, भले ही कैसे भी राजीव ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की हो, लेकिन उन्हें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स एटलीस्ट आंखें हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग उस तरह से नहीं शुरू की उन्होंने, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स है और ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स है, और यहीं पर अमूमन हम देखते हैं कि लोग चूक कर देते हैं। वेल, कविता, दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। एक एटीट्यूड ये होता है कि मुझे आज कुछ पैसे बच रहे हैं, 1000, 2000 रुपया, 5000 जो भी, वो मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है। किसके लिए करना है, ठीक है, वो देखेंगे आगे जाके। हाँ। दूसरा एटीट्यूड ये होता है कि हम अपने लाइफ गोल्स जो हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे हम पहले ही ना लिस्ट आउट कर लें। वो लिस्ट आउट कर लेते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। वो डायरेक्शन हम आपको डिसाइड, ये भी सर्टन करने में फायदेमंद होता है कि आप जो निवेश करें वो सही है कि गलत है। हो सकता है कि आपको 5000 निवेश करना था हर महीने का, लेकिन आपने क्योंकि ध्यान नहीं दिया, आपने 1000, 2000 रुपए से शुरू कर दिया, सो वो भी गलत हो जाता है। सो ये जरूरी है कि बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसे हम गोल्स कहते हैं, उसे आप आर्किटेक्ट करके उसे एक नोट डाउन कर लें और फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करें कि मुझे वो यही चीज अचीव करनी है तो मुझे कितना निवेश करना हो। इन दी एब्सेंस ऑफ ये एक्सरसाइज आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, मुझे जितने पैसे बच रहे हैं वो मैं निवेश एटलीस्ट शुरू करूँ, इफ नॉट एनीथिंग। बिल्कुल। तो यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला लेसन है वो यही है कि आपको अपने गोल्स आंकने होंगे। अमूमन हमें दर्शक ये कहकर ईमेल भेजते हैं कि हमने निवेश की शुरुआत कर दी है और हमारा जो लक्ष्य है वो वेल्थ क्रिएशन का है। हम आपके गोल्स को पहचानने में भी आपकी मदद करते हैं, और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या आपके लाइफ के गोल्स क्या होने चाहिए, इस पर भी योर मनी आपको सलाह देता है। और इसके लिए आप अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं, और साथ ही ट्विटर आईडी @kavita.th पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पर हम योर मनी पर करेंगे। चलिए, रुकते हैं इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का ये सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद भी बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। अरुण चौहान ने अपना सवाल हमें भेजा है, और ये प्रोफेसर हैं और लगभग 6 लाख रुपए ईयरली इनकी इनकम है। कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स इन्होंने अपनी भेजी है, जिसमें से टर्म इंश्योरेंस लिया है इन्होंने HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का, और इसका लगभग 50 लाख का इनका सम एश्योर्ड है। उसके अलावा LIC पॉलिसी ली हुई है जीवन आनंद, और ये 1300 रुपए हर महीना उसके प्रीमियम के तौर पर भर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने पैसे डाले हुए हैं, जिसमें ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है, 1000 रुपए की SIP कर रहे हैं, और साथ ही ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, और 1000 रुपए स्कीम में भी ये SIP कर रहे हैं, और 2000 रुपए की SIP ये करना चाहते हैं, और कुछ और फंड्स भी ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लगभग 25 से 30 साल के लिए अपने निवेश को ये बरकरार रखना चाहते हैं। हर्ष, ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का ही सवाल है एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न। यहाँ पर इन्होंने जीवन पॉलिसी में पैसे लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने भी शायद इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। बहुत क्लियर कट सवाल है इनका कि जो फंड सिलेक्ट किए हैं अब तक वो कैसे हैं। वेल, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो जो दोनों स्कीम्स इन्होंने ले रखी है वो अच्छी है। और मेरा इनफैक्ट ये सुझाव यही रहेगा कि इन्होंने ये भी पूछा है कि 2000 रुपए उन्हें हर महीने के और ऐड भी करना है। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि 2000 रुपए जो ऐड करने हैं वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ा दें। इन्हें और कोई दूसरी स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो इनका इन्वेस्टमेंट 4000 रुपए हर महीने का हुआ। 4000 के लिए 2 स्कीम्स इनके पास जो है वो सफिशिएंट है, इन्हें और स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1000 रुपए और डिवाइड कर दें दोनों में, और दोनों स्कीम्स में ही ये निवेश कर दें। जब आगे जाके और बढ़ाना चाहे SIP, तब ये शायद अपने पोर्टफोलियो में और कोई नई स्कीम जोड़ सकते हैं। अच्छा, अक्सर हम ये कहते हैं कि एक फंड हाउस के फंड्स आपके पास ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर तो उन्होंने केवल 2 ही फंड चुने हुए हैं, लेकिन ऐसे कई बार हम देखते हैं कि 7-8 पोर्टफोलियो में फंड्स होते हैं, और उसमें से 4 से 5 तो एक ही AMC के लोग फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किस तरह की रणनीति, और यहाँ पर केवल 2 स्कीम्स एक ही AMC की ठीक है? वेल,
कविता, ये एक्चुअली एक सब्जेक्टिव इशू है। अगर हम बात करें एक ही स्कीम में अगर आप निवेश एक ही फंड हाउस में अगर आप निवेश कर रहे हैं, सो आप फंड हाउस को सिलेक्ट करते हैं तो फंड हाउस की एक्सपर्टीज आपको मिलती है। बिल्कुल। अब फंड हाउस आपको अलग अलग टाइप के फंड्स स्कीम्स ऑफर करते हैं। सो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। अगर एक आप लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए ये केस लेते हैं हम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फोकस ब्लू चिप इज अ लार्ज कैप फंड। अगर आप लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं और दूसरी है वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो मिड है, वो जो मल्टी कैप फंड है, सो आप दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के फंड स्कीम्स हैं और एक ही फंड हाउस ऑफर कर रहा है। सो आप क्यों नहीं एक ही फंड में भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऐसा नहीं है कि दूसरे फंड हाउसेस अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। सो इसी एटीट्यूड से हम देखते हैं कि कई बार आप इवन डिवाइड भी करना चाहते हैं। सो ये एक सब्जेक्टिव इशू है, ऐसे कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। सिर्फ है कि समटाइम्स पीपल आर कंफर्टेबल, लोग कंफर्टेबल होते हैं कि मेरे एक ही फंड हाउस में जो भी कोऑर्डिनेशन करना है मुझे एक ही फंड हाउस से करना है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम अरुण जी का सवाल देखें तो इनका इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए अगर आप एक ही स्कीम में एक ही फंड हाउस के साथ देते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है, अगर ये मान लीजिए 10 या 15,000 की तरफ चला जाता है हर महीने का, देन डेफिनेटली आप एक दूसरे फंड हाउस की एक्सपर्टीज भी लेना चाहेंगे। सो एट दिस जंक्शन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाते हुए जब ये बढ़ाएं तभी डेफिनेटली कोई दूसरी लीडिंग फंड हाउस का स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जीवन आनंद में अब ये क्या करें? वेल, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। अमाउंट बहुत छोटा है, 1,300 रुपया हर महीने का भर रहे हैं। आई डोंट थिंक एट दिस जंक्शन में बंद करना या कुछ सोचने की जरूरत होनी चाहिए। ये कंटिन्यू भी करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगा। तो ये जो 1,300 रुपीज आज लग रहा है, पॉसिबली 10 साल बाद ये नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा। सो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई असर नहीं हो रहा है। एक बात यहाँ पे सराहनीय है, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, पिछले दर्शक ने जो सवाल पूछा था और अरुण के सवाल में भी टर्म प्लान को लेकर, टर्म इंश्योरेंस को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में खुद अब मानने लगे हैं कि हाँ, हमें जब जानकारी नहीं थी तब हमने पैसे लगाए थे, लेकिन अब हमारे पास सही इंश्योरेंस का फॉर्म है। प्योर टर्म प्लान लिया हुआ है इन्होंने HDFC क्विक प्रोटेक्ट का, क्या कहना है? वेल, आई थिंक ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो एक फाइनेंशियल एजुकेशन लिटरेसी की जो कैंपेन आप ऑन एयर हम बात कर रहे हैं, काफी पब्लिकेशन से कवर करते हैं, अवेयरनेस बढ़ी है फ्रॉम ऑल मीडियम्स। सो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो जितनी क्वेरीज हमारे पास आ भी रही है तो हम देखते हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं, वो समझते हैं कि उनकी जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स है वो टर्म प्लान के अलावा पूरी नहीं हो सकती। और फंड की जब हम स्कीम्स भी आती है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि लोग स्कीम्स भी सही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई इतना लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता यहाँ पर बढ़ रही है और ये CNBC आवाज की जो फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम है उसी का रंग हम देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग योर मनी में हम कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और गौरव शर्मा का सवाल लेते हैं। देहरादून से हैं ये, 34 साल के हैं और 53,000 प्रति महीना इनकी कमाई है। कुछ SIP में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं पिछले 3 सालों से। HDFC टॉप 200, HDFC बैलेंस फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्मॉलर कंपनीज फंड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हाई ग्रोथ कंपनीज फंड में ये पैसे लगा रहे हैं और इनका निवेश कुछ लगभग 8,000 रुपए का है SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्होंने ये अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जहां पर 12 से 18 साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए। ये इनके 2 लक्ष्य हैं 12 और 18 साल के लिए। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि PPF, FD, RD या रियल एस्टेट में भी क्या ये निवेश कर सकते हैं और अगर इन्होंने किया हुआ है तो वो निवेश कैसा है। गौरव का पूरा पोर्टफोलियो तो हमारे पास है और इंश्योरेंस की हालांकि इन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का चूंकि आज शो है तो हम इनके इंश्योरेंस पे भी इनको राय दे सकते थे, बट खैर कोई बात नहीं, हर चीज जानकारी फिलहाल हमारे पास है। क्या लगता है पोर्टफोलियो को देखकर फंड्स का सिलेक्शन आप कैसा कहेंगे? वेल, आई थिंक एट दिस जंक्शन इन्हें कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो स्कीम सिलेक्ट कर रखी हैं वो ठीक है। थोड़ा इंक्लिनेशन है अगर हम देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ है। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी। इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप फंड, बट इट्स ऑल राइट। एट दिस जंक्शन जो इन्होंने जो प्रोफाइल हम समझ रहे हैं इन्होंने समझ के किया है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो रिकरिंग डिपॉजिट, PPF, रियल एस्टेट, इन्होंने कहा है कि इन्होंने सफिशिएंटली अपने
निवेश किया हुआ है, डेट को पूरी तरह से उन्होंने कवर किया हुआ है एक तरह से। तो इन्होंने स्प्लिट किया है। दूसरी चीज अगर हम इन्वेस्टर प्रोफाइल की तरफ से समझने की कोशिश करें, क्योंकि बात नहीं हो पा रही उनसे, हम ये देखेंगे कि इन्होंने गोल्स भी एक टाइमलाइन बनाया है कि इन्हें 12 साल और 18 साल बाद पैसे चाहिए। तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, हम ये चीज मान के अगर चलते हैं तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप फंड में कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ ही अगर मैं उतार चढ़ाव की बात करूं, वॉलिटिलिटी की बात करूं, तो इनमें कितनी ज्यादा होती है बजाय लार्ज कैप के? वेल नेचुरली अगर हम देखें मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑल द कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है, सो दीज कम अंडर द मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। एंड लार्ज कैप जो है जो 10,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन है। सो नेचुरली अगर एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका बहुत बड़ा है, तो उसमें आप वॉलिटिलिटी कम देखेंगे एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। अब वॉलिटिलिटी कम है तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और रिटर्न्स भी हम देखें तो उसी प्रोपोर्शन में आपको कम ज्यादा होंगे। सो अगर कोई कॉन्शियसली मिड एंड स्मॉल कैप में लेना चाहता है, सो गुड क्वालिटी स्टॉक्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर नॉट गुड। सो इनका पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता आज की तारीख में चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ एक करेक्शन जो हम इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि इन्होंने बताया है कि 12 और 18 साल बाद इन्हें अपनी डॉटर की एजुकेशन एंड मैरिज के लिए पैसे चाहिए। तो जहां तक गोल आइडेंटिफिकेशन का बात था वो हो चुका है, टाइमलाइन भी मिल चुका है। अब एक स्टेप और आगे लें कि इसे क्वांटिफाई करें, बिल्कुल, कि एक एस्टिमेशन में 12 साल बाद उन्हें कितने पैसों की लगभग जरूरत होगी, 18 साल बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, उसकी जानकारी शायद इन्हें भी नहीं है और इसीलिए वो योर मनी की मदद यहाँ पर चाहते हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, खासतौर से अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन आम इन्फ्लेशन से ज्यादा जल्दी ऊपर जाता है, तो इन्हें रफली कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? वेल इट डिपेंड्स एग्जैक्टली वो कहाँ अगर इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि हम मानते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट आज हमें पता नहीं होते कि 12 साल वो क्या परस्यू करना चाहते हैं, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है या मैनेजमेंट है, वी डोंट नो। लेकिन एक आइडिया आपको मिल सकता है कि आप एक 25 लाख का अरेंजमेंट करें या आप 50 लाख का अरेंजमेंट करें। अगर आप उन्हें बाहर भेजना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो ये एक इंडिविजुअल खुद ले सकता है डिसीजन और उसी बेसिस पे ये एक टारगेट बनाए कि मुझे 12 साल बाद एक्स अमाउंट चाहिए। फिर आप एक बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मुझे 50 लाख चाहिए 12 साल बाद, सो कितने पैसे आज से मुझे निवेश करने होंगे अगर मुझे 14 या 15% मिलता है। उसी प्रकार शादी का जो कॉर्पस बनाना है इन्हें, वो शादी का कॉर्पस ऑब्वियसली डिपेंड करता है किस प्रकार की शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। सो उस हिसाब से क्वांटिफाई करेंगे गोल को, थोड़ा सा निर्धारित करने की जरूरत है, थोड़ा सा और प्रिसाइज करने की जरूरत है। जहां तक पढ़ाई की बात है, क्या सुकन्या समृद्धि में ये पैसे लगा सकते हैं? वेल सुकन्या समृद्धि आई वुड से इट इज अ रेप्लिका, एक रेप्लिकेशन है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पीपीएफ से बात करें तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है पीपीएफ से ज्यादा मिल रहा है हालांकि। और ये एक मोटिवेशन है कि गर्ल चाइल्ड के लिए अगर कोई निवेश करना चाहे, सो बेसिकली फ्रॉम मेट्रोज अगर हम देखें तो मेट्रोज में आई डोंट नो वेदर ये एक मोटिवेशन लेवल की बात होती है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन टियर 2 टियर 3 या कोई बैकवर्ड एरियाज में एक डॉटर के नाम पे इन्वेस्ट करना है और मोटिवेशन दे रहे हैं, सो इट इज मोर एप्लीकेबल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सनल व्यू है। हालांकि आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रेवेन्यू चाहिए तो सुकन्या समृद्धि इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन। एज अ प्रोडक्ट ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं डेफिनेटली, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट अगर हम 12 साल की बात कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि विल बी 9.2% रेट है। अगर हम 12 साल की बात कर रहे हैं, हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि 14 to 15% मिले। सो अगर प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, इन एन इक्विटी वर्सेस डेट कंपैरिजन हो गया ये, बट आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो इक्विटी देगा वो सुकन्या समृद्धि में नहीं देती। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर प्रोफाइल हमें समझ में आ रहा है, इन्होंने काफी हद तक इन्वेस्टमेंट की अपनी रणनीति जो है, भले डेट में हो या इक्विटी में हो, काफी सतर्कता से बनाई हुई है। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है गौरव जी कि आपके तमाम फंड्स अच्छे हैं और अगर आपको पैसे अगर बढ़ाने ही हैं तो आप इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, जहां तक गोल्स की बात है, आपको निर्धारित करने की जरूरत है, यानी आपको हमें ये जानकारी देनी होगी कि 12 साल के बाद आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, 18 साल के बाद कितना इकट्ठा करना चाहते हैं शादी के लिए, ताकि हम आपको बता सके कि जो करंट निवेश है उसमें आपको और कितना बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हर्षा शो पे आने के लिए। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ भेज सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो @kavita.th इस आईडी पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। योर मनी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।